हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। भाई कैसे हैं आप सब लोग। बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस की, कैसे पहचानते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस को। तो इस सेशन में कंडीशनल सेंटेंसेस की बात होगी, आपका टॉपिक होगा और कॉन्सेप्ट बात करते हैं डेफिनेशन, हाउ टू आइडेंटिफाई देम। लेट्स सी। सो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होता होगा जहां आपको कंडीशनल सेंटेंसेस देखने के लिए ना मिले। एवरीवेयर यू कैन सी द कंडीशनल सेंटेंसेस। तो ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, जैसा नाम से पता चलता है, कहीं ना कहीं बेटे कंडीशन बेस्ड बातें होती हैं। और कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जैसे हम शर्त लगा देते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना कि यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यदि तुम पढ़ लोगे तो कामयाब हो जाओगे, यदि तुम पढ़ लेते तो कामयाब हो जाते। तो ये होती हैं आपकी कंडीशंस। कंडीशनल सेंटेंसेस आर नोन एज कंडीशनल मूड भी इनको कहा जाता है। दे आर फोर मेन कैटेगरीज ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस एंड वन स्पेशल मिक्स्ड कंडीशनल। मतलब चार कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, और एक मिक्स्ड कंडीशनल होता है। तो वो चार कैटेगरीज कौन कौन सी होती है, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा जीरो कंडीशनल की। जीरो कंडीशनल, जीरो कंडीशनल होता है। सेकंड अब बात करें तो बेटा सेकंड होती है जैसे हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशनल। फिर होता है थर्ड, सेकंड कंडीशनल, और फोर्थ होता है इट्स योर थर्ड कंडीशनल। तो कैटेगरीज में बात करें तो कहते हैं देयर आर फोर मेन कैटेगरीज होती हैं, और जो फिफ्थ होता है वो होता है कौन, वो होता है मिक्स्ड कंडीशनल। मिक्स्ड कंडीशनल ये बनते हैं बेटा। तो जीरो कंडीशनल होगा, फर्स्ट कंडीशनल होगा, सेकंड कंडीशनल होगा, थर्ड कंडीशनल होगा, और मिक्स्ड कंडीशनल होगा। ठीक है, अब बात आती है इनको पहचाने कैसे। पहचानने का मैं आपको बताता हूं। ये सारे के सारे सेंटेंसेस या तो मानो इफ से लिखे जाते हैं, या फिर ये अनलेस से लिखे जाते हैं, या फिर ये एज इफ से लिखे जाते हैं, या फिर ये एज दो से लिखे जाते हैं, या फिर ये सपोज से लिखे जाते हैं। तो ये जो वर्ड्स होते हैं कहीं ना कहीं कंडीशंस को बनाती हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होती है कंडीशनल सेंटेंसेस की। जैसे अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री इट बॉइल्स। तो एक कंडीशन है कि यदि तुम बॉयल करोगे 100 डिग्री तक, ठीक है ना, इफ यू हीट वाटर एट 100 डिग्री, हीट करोगे तो बॉयल हो जाएगा, उबल जाएगा। इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल। यदि आप रेड को ब्लू के साथ मिलाते हो तो तुम्हें पर्पल कलर मिलता है। इफ यू कम हियर आई विल प्रोवाइड यू विद सम मनी। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। इफ यू हैड हेल्प्ड द पुअर दे वुड हैव ब्लेस्ड यू। इफ यू हैड हेल्प्ड द पुअर, यदि तुमने मदद की होती गरीबों की, दे वुड हैव ब्लेस्ड यू, तो उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद दिया होता। इफ आई वर अ लीडर, यदि मैं एक लीडर होता, आई वुड हेल्प द डिसेबल्ड, तो मैं डिसेबल्ड की मदद करते यदि मैं एक लीडर होता। तो ये आपके कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, कहीं ना कहीं शर्त की बात करते हैं, किसी कंडीशन की बात करते हैं। ओके, तो हमने बस ये सीखना है, ये समझना है कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जो इफ से, अनलेस से, एज इफ, एज दो से, या सपोज से लिखे जाते हैं। ओके, तो दीज आर द कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस आपने जरूर कभी ना कभी पढ़े होंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस की कंडीशंस कहीं ना कहीं हमें परेशान करती हैं। इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं, टॉपिक होगा कंडीशनल सेंटेंसेस, और कॉन्सेप्ट होगा जीरो कंडीशनल्स। ये जीरो कंडीशनल्स क्या होते हैं, लेट्स सी। आज हम जीरो कंडीशनल्स के बारे में पढ़ेंगे इस सेशन में। जीरो कंडीशनल, जैसा कि हमें नाम से समझ आ रहा है कि जो कंडीशन है वो बनी ही नहीं है। भाई कंडीशन कब नहीं बनेगी, देखो दो चीजें समझो। सेंटेंस है इफ यू कम हियर आई हेल्प यू, ये कंडीशन है और ये इसका रिजल्ट है। इफ यू कम हियर, यदि तुम यहां आओगे, आई हेल्प यू इसका रिजल्ट है। लेकिन इस कंडीशन में तुम्हारे आने के बाद जो रिजल्ट है वो सर्टेन नहीं है। भाई यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब ये तो डिपेंड करता है ना कि मैं मदद करूंगा या नहीं करूंगा। ऐसा तो है नहीं कि नहीं, अगर आओगे तो 100% मदद हो ही जाएगी। तो इस कंडीशन में अगर आप देखें तो ये कुछ मे बी कंडीशन है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि जो कंडीशन है ना, उसका जो रिजल्ट है, जो लिखा गया, वो रिजल्ट कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा कंडीशन है, मानो हमने कहा इफ यू बॉयल
water at 100 degree, it changes into वेपर। ठीक है, ये कंडीशन है और ये इसका रिजल्ट है। अब आप मुझे बताओ जो रिजल्ट है इज इट मे बी, क्या ये मे बी वाली कंडीशन में? आपने कहा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि कंडीशन तो है लेकिन रिजल्ट फिक्स है। अब मेरी बात समझे, इसलिए इसको जीरो कंडीशनल कहा गया, क्योंकि इसमें क्या है ना कि जो कंडीशन आपने बताई है उसका जो रिजल्ट होगा वो होगा ही होगा। उसमें कंडीशन नहीं है कि इस कंडीशन के साथ रिजल्ट ये भी हो सकता है, रिजल्ट वो भी हो सकता है, नहीं। जो कंडीशन आप बता रहे हो, जो रिजल्ट आप बता रहे हो, वही रिजल्ट उसका निकलेगा। तो जीरो कंडीशनल इज यूज्ड टू डिस्कस जनरल ट्रुथ्स में जब हम कंडीशन बनाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ जीरो कंडीशनल इज, अब होता क्या है कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो दो तरीके से डिवाइड होते हैं। एक होती है आपकी कंडीशनल क्लॉज और एक होती है आपकी रिजल्ट क्लॉज। ठीक है, एक कंडीशनल क्लॉज, एक रिजल्ट क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज होगी जो कंडीशन लिखी जाती है और रिजल्ट ऐसे होगी। तो कंडीशनल क्लॉज में अगर आप देखें तो सिंपल प्रेजेंट लिखा जाएगा क्योंकि हम जनरल ट्रुथ की बात करें, और उसके रिजल्ट में भी सिंपल प्रेजेंट ही लिखा जाएगा, यानी कि दोनों तरफ सिंपल प्रेजेंट ही होगा, तब आपकी जीरो कंडीशन बनेगी क्योंकि वो जनरल ट्रुथ की बात करती है। क्लियर है? अच्छा, कंडीशनल सेंटेंसेस को ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्ट को पहले लिख दें और कंडीशनल क्लॉज को बाद में लिख दें, तो बीच में इफ आ जाता है, कॉमा नहीं लगाना पड़ता है, इन दोनों के बीच में कॉमा लगता है। सेंटेंसेस से और क्लियर हो जाएगा। देखिए सेंटेंसेस, इफ यू बॉइल वाटर इट कन्वर्ट्स इनटू वेपर। अभी देखो ये कंडीशन है, मान लेते हैं, ठीक है, कंडीशन है और ये रिजल्ट है। अब आप बस ये देखो जो रिजल्ट में लिख रहा हूं, क्या ये रिजल्ट आपका मे बी कंडीशन में है? मतलब हो भी सकता, नहीं भी, आपने कहा नहीं, ये फिक्स कंडीशन है, यानी कि इस कंडीशन का यही रिजल्ट हो सकता है। ऐसा थोड़ी कि यदि तुम वाटर को बॉईल करोगे तो वेपर में ना बदल के किसी और चीज में बदल जाएगा, नहीं ना। अब देखो, इफ यू थ्रो अ बॉल इन द एयर इट कम्स बैक डाउन। यदि तुम हवा में बॉल फेंकोगे तो वापस आ जाएगी। इस कंडीशन का यही रिजल्ट हो सकता है, यानी कि इस कंडीशन का जो रिजल्ट है वो सर्टेन है। समझ पा रहे हो? अगर मैं कहता हूं इफ यू फ्रीजेस वाटर, ठीक है, या कूल्स डाउन वाटर टू 0 डिग्री, तो क्या होगा? आप कहेंगे सर आईसी बनेगी, दैट वन। इफ यू जॉइन द लाइब्रेरी यू कैन बोरो बुक्स, तो ये कंडीशन जो है इसका रिजल्ट यही होगा ना, अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लोगे तो किताबें मिल जाएंगी, यानी कि इस कंडीशन का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल फिक्स होगा। इफ डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यूज वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स डिमिनिश, बिल्कुल सही है। अगर डिफॉरेस्टेशन होता ही रहा तो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स डिमिनिश हो जाएंगे, एकदम सही बात है। व्हेन कार्बन इमिशन इंक्रीजेस ग्लोबल टेम्परेचर राइजेस, जब कार्बन इमिशन जो होगा वो बढ़ेगा तो ग्लोबल टेम्परेचर भी राइजेस होगा। तो ये देखो कि ये सारी की सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिनका जो रिजल्ट है ना वो फिक्स्ड हैं, आप रिजल्ट्स को बदल नहीं सकते हो, इसीलिए इसको जीरो कंडीशनल कहा जाता है। अब आपका काम यह है कि आप कम से कम 5 सेंटेंसेस लिखें जीरो कंडीशनल पे। करना यह है कि आप ये देखो, आप एक ऐसी कंडीशन बनाओ, जिसका जो रिजल्ट हो वो बिल्कुल फिक्स हो जाए। ठीक है, जिसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल फिक्स हो जाए। तो आपको ऐसी 5 कंडीशन सोचनी है जिनका रिजल्ट पहले से प्री डिफाइंड हो, उसको हम जीरो कंडीशनल में रखेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस कभी ना कभी आपको जरूर परेशान किए होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डेली लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका टॉपिक कंडीशनल सेंटेंस, और उसका भी एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट कंडीशनल। ये क्या होते हैं फर्स्ट कंडीशनल? लेट्स सी। फर्स्ट कंडीशनल एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जब आप सेंटेंसेस को देखोगे तो एक कंडीशन होगी, भाई हमेशा होती है कंडीशन, ठीक है, और उसका एक रिजल्ट होगा। ठीक है, तो आप बस ये समझ लो कि जो कंडीशन का रिजल्ट होगा ना, इसको आप ये कह सकते हो इट विल बी मे बी कंडीशन में होगा, जिसको आप कह सकते हो प्रोबेबल। क्या कह सकते हो? प्रोबेबल, यानी कि हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलता है। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ होती है? इसको अगर आप हिंदी से कभी समझेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। एक हिंदी का सेंटेंस है, यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो यदि तुम पढ़ोगे तो मुझे लिखना होगा इफ यू विल स्टडी, यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, तो मुझे लिखना होगा यू विल पास। ठीक है, अब यहीं से कंफ्यूजन पूरा का पूरा शुरू होता है, इफ यू स्टडी यू विल पास। तो अगर मैं देखूँ तो हिंदी में लिखा गया यदि तुम पढ़ोगे, इंग्लिश में लिखा है इफ यू विल स्टडी यू विल पास। लेकिन इंग्लिश में एक रूल है कि कंडीशनल सेंटेंसेस में कभी भी फ्यूचर नहीं आता है, तो आपको विल नहीं लगाना है, आप लिखेंगे इफ यू स्टडी यू विल पास।
तो इसीलिए जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें हमेशा इफ के साथ सब्जेक्ट और सिंपल प्रेजेंट आता है, और रिजल्ट क्लॉज में उसके फ्यूचर इंडेफिनिट लिखा जाता है। और ये प्रोबेबल कंडीशन की बात कर रहे हैं भाई, मैं कह रहा हूँ इफ़ यू स्टडी यू विल पास, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, लेकिन ये कंडीशन 100% श्योर थोड़ी हो सकती है कि आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। हर बार ऐसा होता है, बहुत लोग पढ़ते हैं नहीं सिलेक्शन हो पाता है। सो दे आर मैनी थिंग्स टू गो। तो मुझे ये बताना है कि प्रोबेबल कंडीशन है, संभावनाएं हैं जो हम बता रहे हैं, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। इफ यू लीव नाउ यू विल बी एबल टू कैच द 8:30 PM ट्रेन। यदि तुम अभी छोड़ दोगे तो 8:30 बजे वाली ट्रेन हाथ आ जाएगी। तो पहली बात, इफ के बाद देखो हमने सिंपल प्रेजेंट का यूज किया है, ठीक है, यहाँ हमने विल का यूज किया है। ये प्रोबेबल कंडीशन है, यानी कि ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इफ स्टूडेंट वर्क हार्ड, यदि ये मेहनत करेंगे दे विल सक्सीड, तो सक्सेस ले लेंगे। ये बात प्रोबेबल कंडीशन में आती है, हो भी सकते हैं सक्सीड, नहीं भी हो सकते हैं। इफ इट रेन्स टुमारो आई विल नॉट गो टू द ऑफिस। यदि कल बारिश होगी तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। अब ऐसा थोड़ी बारिश होगी तो नहीं जाऊंगा, हो सकता है बहुत अर्जेंट कुछ काम हो जाए, जाना भी पड़ सकता है। इफ द टेम्परेचर ड्रॉप्स टुनाइट, यदि टेम्परेचर रात को कम होगा रोड्स विल बिकम आइसी, तो रोड्स आइसी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये प्रोबेबल कंडीशंस है, ऐसा नहीं है कि आप ये बता रहे हो इतने डिग्री पे होगा तो आइसी हो जाएंगी। इफ यू क्विट स्मोकिंग यू विल इम्प्रूव योर लंग हेल्थ। यदि तुम अच्छे से स्मोकिंग को क्विट कर दो तो यू विल इम्प्रूव योर लंग हेल्थ। तो यहाँ आप जितने भी सेंटेंसेस में देख रहे हो, यहाँ इफ वाले क्लॉजेस में हिंदी जो निकल के आ रही होगी वो फ्यूचर की निकल के आ रही होगी, लेकिन उसके बावजूद भी हम प्रेजेंट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट कंडीशनल, व्हेन मेकिंग ऑफर्स इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस वी यूज एन इंपरेटिव सेंटेंस इन द मेन क्लॉज। अब होता क्या है, हमने कहा कि जो इफ क्लॉज होती है उसमें भाई हम क्या बता रहे हैं कि प्रेजेंट कंडीशन में जो आपकी इफ क्लॉज होती है उसमें हम किसका यूज करते हैं, उसमें हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है। फिर हमने कहा इसकी जो रिजल्ट क्लॉज होती है उसमें किसका यूज करते हैं, उसमें हम यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का, ठीक है। और करके क्या होगा और समझो। अब हो सकता है कि यहां पर ऑफर्स आ जाए, ठीक है, या फिर इंस्ट्रक्शंस आ जाए, ठीक। ऐसे केसेस में हम किसका यूज करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे, ठीक। तो डिपेंड करता है सेंटेंस कैसे लिखा गया। जैसे इफ यू आर गोइंग टू मार्केट डू मी अ फेवर, यदि जा रहे हो तो भी हमारा भी एक काम कर देना, ठीक है। ये कोई एडवाइस हो सकती है या कोई रिक्वेस्ट हो सकती है। टेक अनदर पीस ऑफ ब्रेड इफ यू आर हंग्री, यदि तुम भूखे हो तो और खा लो, ये ऑफर हो सकता है आपके लिए, ठीक है। इफ यू हैव अ फोन प्लीज यूज साइलेंट मोड, ये तुम्हारे लिए इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, ठीक है। तो आप ऐसे सेंटेंसेस लिख सकते हो, ओके। आप जैसे कह सकते हो कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन सपोर्ट अस, यदि तुम मेहनत करते हो तो हमें सपोर्ट कर सकते हो। या आप ये कह सकते हो कि इफ़ यू नीड मोर फूड, इफ़ यू नीड मोर फूड गेट इट फ्रॉम द फ्रिज, ठीक है, तो तुम उसे फ्रिज से ले सकते हो। तो ये आपने इंस्ट्रक्शन दे दिए। यदि मैं पंछी होता तो मैं आसमान में उड़ता, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं महल खरीद लेता, अगर मैं नेता होता तो इस दुनिया जहान को बदल देता। ऐसे सेंटेंसेस हिंदी में भी बहुत बोले जाते हैं और इंग्लिश में भी बहुत सुने जाते हैं। इन्हीं को कहा जाता है कंडीशनल सेंटेंसेस। और ये कंडीशनल सेंटेंसेस किस कंडीशन में आते हैं, तो चलिए इस क्लास में डिस्कशन करते हैं ऐसे सेंटेंसेस का। तो सबसे पहले आपका टॉपिक होगा कंडीशनल सेंटेंसेस और कॉन्सेप्ट होगा आपका सेकंड कंडीशनल, जहां हम आज आपकी पूरी की पूरी इमेजिनेशन को यूज करने वाले हैं, ओके। सी, सेकंड कंडीशनल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। अब आप जो भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। यदि मेरे पास पंख होते तो मैं आसमान में उड़ जाता, तो आप यहाँ उड़ सकते हैं। अगर मैं मतलब पॉलिटिशियन होता तो मैं पूरे देश में फ्री चीज़ें बंटवा देता, यहाँ आप कर सकते हैं। ये सब हाइपोथेटिकल कंडीशन है। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेकंड कंडीशनल इज, इफ के बाद सब्जेक्ट होगा पास्ट इंडेफिनिट होगा, ठीक है। आपके लिए और आसान कर देता हूँ, यहाँ सब्जेक्टिव मूड भी लगता है तो आप वर्ब भी लगा सकते हैं और दोनों ही केसेस में वुड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म लगेगी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है। इफ होगा सब्जेक्ट होगा पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद सब्जेक्ट होगा वुड होगा और बेस वर्ब आपको लगानी होगी। तो चलिए अब करते हैं इमेजिनेशन शुरू। आप जितने चाहें इतने सेंटेंस बनाएं। इफ आई वेंट टू आगरा आई वुड विजिट द ताजमहल। अब आप कहेंगे सर ये तो कोई ऐसी बात है नहीं कि बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल हो। ये हाइपोथेटिकल ऐसे इंसान के लिए हो सकती है जो कभी भी आगरा नहीं गया है और जिसको ऐसा लगता है कि वो कभी जा भी नहीं पाएगा, ठीक है। अब यूएस से जाना किसी के लिए बहुत आसान हो सकता है, किसी के लिए सपना हो सकता है, सेम आगरा भी है। इफ आवर फादर डिडंट वर्क सो हार्ड वी वुडंट बी एबल टू अफोर्ड दिस हाउस।
यदि नहीं किया होता तो हमें यह हाउस नहीं मिलता, ठीक है। हम तो ये हाइपोथेटिकल कंडीशन बना रहे, जो भी आपके पास हाउस है। इफ आई डेंट लिव इन लंदन आई कुड नेवर स्पीक इंग्लिश सो वेल। यदि मैं लंदन में नहीं रहता तो मैं इतनी अच्छी इंग्लिश तो नहीं बोल सकता था, ठीक है। नेक्स्ट आओ, इफ यू हैड $1,000,000 वुड यू बाई एन एक्सपेंसिव बोट। यदि तुम्हारे पास $1,000,000 होते तो क्या तुम एक एक्सपेंसिव बोट खरीद लेते। ये सब हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं। इफ रोहन एक्सरसाइज रेगुलरली ही वुड फील हेल्थियर। यदि वो एक्सरसाइज करता तो वो बहुत हेल्थियर फील करता, ना तो वो एक्सरसाइज करेगा ना वो हेल्थियर फील करेगा। तो कहने का मतलब ये सारी की सारी जो सेंटेंसेस लिखे गए हैं ये सारी की सारी इमेजिनेशन में लिखी जाती है, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। टोटल इमेजिनेशन होगा। जैसे आपने कहा इफ आई हैड विंग्स, इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इफ आई हैड विंग्स, यदि मेरे पास विंग्स होते तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ता। तो पूरी की पूरी तरीके से इमेजिनेशन है कि ना पंख है ना मैं उड़ सकता हूँ, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड बाई अ पैलेस, ठीक है ना। अच्छा, वर वाला सेंटेंसेस आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इफ आई वर अ लीडर आई वुड हेल्प द पुअर। यदि मैं लीडर होता ना तो मैं लोगों की मदद करता, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। अपार्ट फ्रॉम वुड वी कैन यूज कुड फॉर द एबिलिटी, डू द माइट विद फॉर पॉसिबिलिटी बट अनलाइकली। मतलब होता क्या है कि हम उसके प्लेस पे कुड या माइट का भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे हैं। इफ आई वॉन द लॉटरी आई कुड बाई अ न्यू हाउस। पॉसिबिलिटीज है ना, ठीक है, मैं खरीद लेता। तो वॉन द लॉटरी, यदि मैंने लॉटरी जीती होती तो मैं खरीद सकता था, ये मेरी पॉसिबिलिटीज है। इमेजिनेशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ना मैंने टिकट खरीदा ना मैंने जीता, ये तो मैं बस वैसे ही बात कर रहा हूँ हवा हवाई। इफ यू हैड अ फोन यू कुड कॉल मी एवरी डे। यदि तुम्हारे पास फोन होता तो तुम मुझे कर सकते थे कॉल डेली, ठीक है। इफ आई वर ओल्डर आई माइट से अप ऑल नाइट लॉन्ग, ठीक है। इफ आई वर ओल्डर, यदि मैं थोड़ा और ओल्डर होता, आई माइट स्टे अप ऑल नाइट लॉन्ग, मतलब मैं पूरी पूरी रात जग सकता था। ये मैंने पॉसिबिलिटीज दिखाई है, ठीक है। तो आप ऐसे इनको यूज कर सकते हैं। तो अब आपकी जितनी भी इमेजिनेशन है अब आप कंडीशनल सेंटेंस में डाल के उनको यूज कर सकते हैं। यदि मैं ये होता तो मैं ये कर देता, यदि मैं वो होता तो मैं ऐसा होता। ओके, ये होते पूरी तरीके से कंडीशनल सेंटेंसेस की सेकंड कंडीशन। यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता। यदि तुमने दवाइयां टाइम पर ले ली होती तो तुम ठीक हो जाते। ये सेंटेंसेस किस कंडीशन में आते हैं और समझते हैं ये सेंटेंसेस कहाँ आते हैं। आपका टॉपिक होगा कंडीशनल सेंटेंसेस और बात करने वाले थर्ड कंडीशनल की। लेट्स सी थर्ड कंडीशनल क्या होता है, समझो। थर्ड कंडीशनल आर यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन द पास्ट followed by a hypothetical outcome and that did not happen. Typically the outcome is the opposite of what happened. The structure of the third conditional is, ठीक है। पहले देख लो क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट होगा या वुड हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल होगा। एक सेंटेंस यहाँ लिख के पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ जो लिखा गया है। जैसे आपने ये लिखा होता, इफ यू हैड कम टू मी I would have helped you. If you had come to me, I would have helped you. ये सेंटेंस है। हम कहना चाह रहे हैं कि थर्ड कंडीशन आर यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन द पास्ट। ये जो सिचुएशन पूरी की पूरी लिखी गई है पास्ट में लिखी गई है। मतलब इफ यू हैड कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता। कहने का मतलब ये है ये पूरी कंडीशन पास्ट में है। मैं कह रहा हूँ पास्ट में यदि मेरे पास आए होते, ना फ्यूचर की बात है ना प्रेजेंट की बात है। आई वुड हैव हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर देता, ठीक है। यदि तुम आते तो मैं तुम्हारी मदद करता। ये सब चीजें पास्ट में लिखी गई हैं। टिपिकली द आउटकम इज द अपोजिट ऑफ व्हाट हैपेंड। और टिपिकली क्या होता है कि जो आउटकम होता है ना अपोजिट होता है। मतलब इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू, यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता। मतलब बट यू डिडंट कम एंड आई
डिडंट हेल्प यू। क्या आपको बात समझ आ गई? यही तो है, बट यू डिडंट कम, ना तो तुम आए और ना ही मैंने तुम्हारी सहायता की। तो इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू, यानी कि बट यू डिडंट कम, ना तो तुम आए ना ही मैंने तुम्हारी सहायता की। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो ये होता है आपका थर्ड कंडीशनल, ठीक है, थर्ड कंडीशनल होगा। अब थर्ड कंडीशनल को ऐसे समझते हैं एग्जाम्पल्स की मदद से। इफ आई हैड सेव्ड द एड्रेस ऑन माई फोन आई कुड हैव सेव्ड माई सेल्फ फ्रॉम ट्रबल, ठीक है। तो यदि मैंने फ़ोन में एड्रेस सेव कर लिया होता तो मैं इस ट्रबल से बच जाता। इस ट्रबल से नहीं, मतलब उस ट्रबल से बच जाता, ट्रबल से बचा लिया होता। ये दोनों ही चीज़ें पास्ट की हैं। ना तो मैंने पास्ट में फ़ोन में एड्रेस सेव किया और ना ही मैं इस कष्टों से बच पाए, ये भी पास्ट की बात है। इफ़ आई हैडंट हैड वन ग्रेट पीस ऑफ लक द प्लेन माइट नॉट हैव वर्कड, ठीक है, द प्लान सॉरी माइट नॉट हैव वर्कड। इफ आई हैडंट हैड अ वन ग्रेट पीस ऑफ लक, यदि मेरे पास इतना बढ़िया लक नहीं होता, यानी कि इसका मतलब बट आई हैव, मेरे पास था, ठीक है। द प्लान माइट नॉट हैव वर्क, प्लान ने काम नहीं किया होता, इट मीन्स बट प्लान वर्क, ठीक है, बट प्लान वर्क। अब आप देख रहे हो कि जो कहा जा रहा है उसका अपोजिट है। जैसे आपने कहा इफ वन ऑफ देम हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, यदि उनमें से कोई मेरे पास आता तो मैं उसकी सहायता करता। यदि आता इट मीन्स नहीं आया, सहायता करता है, इसका मतलब नहीं करी। इफ समीर हैड प्लेड वेल ही वुड हैव बीन सेलेक्टेड, यदि समीर अच्छे से खेलता तो सेलेक्ट हो जाता। इसका मतलब ना तो समीर अच्छे से खेला ना ही वो सेलेक्ट हुआ। इफ यू हैड वर्कड हार्डर यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम, यदि तुम अच्छी मेहनत करते तो तुम एग्जाम पास कर लेते, ना तो तुमने मेहनत करी ना ही तुमने एग्जाम पास किया। ओके, तो ये आप समझना होगा, ये होती है आपकी थर्ड कंडीशनल जंप। ये बात करते हैं कि पास्ट की हाइपोथेटिकल कंडीशंस होती हैं और जो कंडीशन का रिजल्ट होता है कहीं ना कहीं बातें अपोजिट लिखी जा रही होती हैं। इन प्लेस ऑफ वुड हैव वी कैन यूज कुड हैव, माइट हैव, शुड हैव, हम इनका भी यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है सेंटेंस कैसे लिखा गया, ठीक है। लेट्स सी, इफ गेस्ट हैड लेफ्ट अर्लियर दे कुड हैव कॉट द ट्रेन, यदि वो पहले ही चले गए होते तो ट्रेन पकड़ लेते, ठीक। इसका मतलब ना तो पहले गए ना उन्होंने ट्रेन पकड़ी, पॉसिबिलिटीज थी। इफ संयुक्ता एंड मान्या हैड नोन अबाउट द मीटिंग she could have attended, if Sayukta and Manya had known about the meeting so they could have attended, तो उन्होंने attend कर ली होगी। if they had taken the shortcut they might have avoided traffic, if they had taken the shortcut, यदि उन्होंने shortcut लिया होता they might have avoided traffic, तो उन्होंने traffic को avoid कर दिया होता। if Arnav had known about the sale, यदि अर्नव को सेल के बारे में पता होता he might have saved money, तो पैसे बचा लेता। If team had known about the deadline, यदि टीम को डेडलाइन के बारे में पता चलता it should have submitted its work on time, तो उसने अपना सारा काम सबमिट कर दिया होता टाइम पे, या ना तो पता था ना कर पाए, ठीक है। If रोहन had apologized to him, भाई अगर रोहन ने उनसे माफी मांग ली होती to them, they should have mended the relationship, तो उन्होंने रिलेशनशिप को सुधार लिया होता, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप थर्ड कंडीशनल का यूज करते हैं और वुड हैव की जगह कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव का भी यूज किया जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर कि उसको कैसे लिखा गया है। आई होप सभी को ये रूल पसंद आया हो गया और समझ भी आया होगा। कंडीशनल सेंटेंसेस में एक ऐसी कंडीशन होती है जो अक्सर बच्चों को परेशान करती है, वो होती है मिक्स्ड कंडीशनल्स। अब ये मिक्स्ड कंडीशनल्स क्या होते हैं, चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका टॉपिक होगा कंडीशनल सेंटेंसेस और कॉन्सेप्ट होगा मिक्स्ड कंडीशनल्स। अब मिक्स्ड कंडीशनल्स क्या होते हैं, हमें पता होता है कि कंडीशंस होती हैं, जीरो कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। मैं कहें आपको एक बार बता देता हूँ सारी कंडीशंस के बारे में। जैसे आप मानो ये आपकी कंडीशन है, ठीक है, और ये मान लेते हैं आपका रिजल्ट है। ओके, अगर कभी भी जीरो कंडीशनल होगा तो यहां भी सिंपल प्रेजेंट होगा और यहां भी प्रेजेंट होगा। पहले मैं एक बार याद दिला दूं तो आपको याद आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट कंडीशनल होगा मान लेते हैं, तो यहां आपका प्रेजेंट होगा और यहां आपका क्या होगा बेटा, यहां आपका विल होगा, ठीक। साथ के साथ आप फ्यूचर भी लिख सकते हो, मतलब विल लिख लो या फिर आप इसको फ्यूचर कर दो, या फिर आप ये कह दो यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस भी आ सकता है, ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट के बाद आपकी आती है सेकंड कंडीशनल। अगर यहाँ पास्ट इंडेफिनिट आ जाए या तो वही लिख लें, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं सब्जेक्टिव के मूड में वर आ जाए, तो यहाँ पर वुड के साथ वुड भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है, डिपेंड्स, ठीक है ना, कुड भी हो सकता है, इनके साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। फिर आता है आपका बच्चों थर्ड कंडीशनल, जहां आपका कंडीशनल क्लॉज में हैड के साथ प्लस करके वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी
और यहाँ आप कोई भी लगा सकते हैं, मानो वुड भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है, या फिर आप कुड कह सकते हो, कुड भी हो सकता है। इनके बाद प्लस करके हैव होगा और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो यहाँ तक होती हैं ये कंडीशंस आपकी चारों, जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, ठीक है। इनको अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट कंडीशनल होता है ये अक्सर आप प्रेजेंट कंडीशन ही कहते हो, ठीक है। ये जो थर्ड वाला होता है इसको आप पास्ट कंडीशंस कहते हो, हमेशा पास्ट की बात करता है, ठीक है। और ये जो सेकंड कंडीशनल होता है इमेजिनेशन होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को एड्रेस करता है। यदि मैं राजा होता तो मैं मजे कर रहा होता, यदि मैं राजा होता, ये पास्ट की बात नहीं है, ठीक है ना। यदि मैं राजा होता या तो अब होता या फिर फ्यूचर में होऊंगा, ठीक है। तो ये उसकी बात करता है। तो अब बात करते हैं मिक्स कंडीशनल क्या होते हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। मिक्स कंडीशनल इज अ क्रॉस बिटवीन द थर्ड एंड सेकंड कंडीशनल। थर्ड आपको समझ आ गया, जिसमें हमने कहा था हैड प्लस थर्ड फॉर्म होगा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगा। सेकंड क्या, वर के साथ में आपका वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होगी। दिस कंडीशन डिपेंड्स ऑन द मीनिंग, इट कैन बी मिक्सड इन टू वेज। तो ये भी मीनिंग पे डिपेंड करता है, दो तरीके से इसको मिक्स बनाया जा सकता है। वन बाय वन शुरू करते हैं कैसे, आ जाओ। पहला मिक्स एंड मैच क्या है, पहला है इट डिस्क्राइब्स हाउ एन अनरियल कंडीशन इन द पास्ट माइट हैव अफेक्टेड द अनरियल आउटकम इन द प्रेजेंट। मतलब ये जो होगा बेटा कंडीशन, ये पास्ट का होगा और ये सेंटेंस कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंट को एड्रेस कर रहा होगा। ऐसे केसेस में पास्ट बनाने के लिए आप पास्ट परफेक्ट लिखते हो और प्रेजेंट के लिए आप वुड लिखते हो। तो जरा सेंटेंसेस पर नजर डालो, बिल्कुल क्लियर समझ आएंगे। इफ आई हैड स्टडीड मोर इन माई स्कूल डेज, अगर मैं अपने स्कूल डेज में ज्यादा पढ़ता, तो मैं यहाँ पास्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, पास्ट की बात कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक से। आई वुड बी डॉक्टर, तो मैं डॉक्टर होता, इसका मतलब प्रेजेंट की बात करें। अब सुनो, यदि मैं स्कूल डेज में अच्छे से पढ़ता तो मेरे अच्छे नंबर आते, ये पास्ट की बात हुई कि मैं तब पढ़ता तब मेरे अच्छे नंबर आते। मैं कह रहा हूं यदि मैं स्कूल डेज में अच्छे से पढ़ता तो आज मैं डॉक्टर होता। तो कंडीशन आपकी पास्ट की है लेकिन रिजल्ट आपका प्रेजेंट का है, तो इसलिए प्रेजेंट को आप वुड से लिखोगे, वुड हैव से लिखोगे तो फिर पास्ट में चला जाएगा। आपने कहा इफ आई हैड बीन बॉर्न इन इंडिया, यदि मैं इंडिया में पैदा होता, इसका मतलब आपका जो जन्म है वो पास्ट में कहीं हुआ है। आई वुड बी इंडियन, तो मैं इंडियन होता। अब आपका जन्म पास्ट में हुआ है, ठीक है ना, तो वह तो कुछ कर नहीं सकते हो। तो लेकिन अगर आप अब की बात करो तो आप इंडियन होते, यानी कि आप कह रहे हो अगर मैं यहाँ पैदा होता तो मैं इंडियन होता। आप पैदा तो पास्ट में हुए लेकिन इंडियन तो आप अभी भी होते ना, प्रेजेंट में भी। लेट्स सी, इफ शी हैड स्टडीड हार्डर शी वुड पास द टेस्ट नाउ, यदि वो अच्छे से पढ़ती तो अब टेस्ट को पार कर दी थी। नाउ मुझे बता रहा है कि मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। तो एक तो ये कंडीशन होती है कि जो आपका मिक्स कंडीशन में जो कंडीशन होगी वो कहीं पास्ट में होगी, उसका रिजल्ट जो होगा वो प्रेजेंट में होगा। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, बस इसका उल्टा हो जाता है। कैसे, इट डिस्क्राइब हाउ एन अनरियल कंडीशन इन द प्रेजेंट। ये जो पास्ट इंडेफिनिट है ना, ये प्रेजेंट की अनरियल कंडीशन है। ये प्रेजेंट के अनरियल कंडीशन है। माइट हैव अफेक्टेड एन अनरियल आउटकम इन द पास्ट। कैसे ये रिजल्ट को पास्ट में मतलब आपके हैम्पर करती है, एग्जाम्पल से देखिए, आइए। इफ आई वर सो शाई, यदि मैं इतना ही शर्मीला होता, इफ आई वर सो शाई आई वुड हैव आस्क्ड हर ऑन अ डेट, ठीक है, तो मैंने उससे डेट के बारे में पूछ लिया होता। तो साई कब है, वो प्रेजेंट की बात करें। इफ आई वर नॉट सो शाई, यदि मैं इतना शाई नहीं होता, प्रेजेंट में वो शाई है ना, सो आई वुड हैव आस्क्ड हर फॉर ऑन अ डेट, तो मैंने उसके डेट के लिए पूछ लिया होता, यानी कि मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। इफ वी वर्कड अ लिटिल हार्ड, यदि हमने थोड़ी और मेहनत की होती, कब, इन प्रेजेंट, क्योंकि पास्ट कंडीशन प्रेजेंट की बात करती है। वी कुड हैव फिनिश्ड, भाई कौन सी कंडीशनल है, सेकंड है ना, और सेकंड कंडीशनल किसकी बात करता है, प्रेजेंट की। तो इफ वी वर्कड अ लिटिल हार्ड, यदि हमने और मेहनत की होती है तो अब या फ्यूचर में, वी कुड हैव फिनिश्ड दिस प्रोजेक्ट ऑलरेडी, तो हम पहले ही इसको पूरा कर लिए होते, यानी कि मेहनत अब की होती लेकिन हम इसको खत्म कर चुके होते पास्ट में ही। तो ये होता है आपका मिक्स कंडीशनल। मिक्स कंडीशनल हमेशा सेकंड और थर्ड कंडीशनल्स को मिला के बनाए जाते हैं, बस दो ही तरीके के होते हैं। यानी कि जब आप कहते हो कि अनरियल क्या है बेटा, मतलब आपकी अभी की जो अनरियल प्रेजेंट है, अनरियल पास्ट कंडीशन है, वो आपके प्रेजेंट को हैम्पर करता है, या फिर आपने कहा कि कोई अभी की प्रेजेंट की कंडीशन है वो आपके पास्ट को हैम्पर करता है, ठीक है। ऐसे आपके मिक्स कंडीशनल्स बनाए जाते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट से रूल होते हैं, बच्चों को समझने में बहुत प्रॉब्लम भी आती है। कभी कभी बच्चे सोचते रहते हैं कि जो आपकी फर्स्ट कंडीशनल्स होते हैं और सेकंड कंडीशनल्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस आते हैं, और भी छोटे छोटे इंपॉर्टेंट रूल्स जिनको डिस्कशन करते हैं इस क्लास में।
तो टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस और बात करने वाले सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर जिन्हें आपको याद रखना होगा। लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर कंडीशनल सेंटेंसेस। द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशनल, अक्सर बच्चे यहाँ फंस जाते हैं, इसको समझते हैं। इफ आई बिकम और बिकेम, बिकम लिखा गया तो ये प्रेजेंट में है, आपको समझ आ रहा होगा, ये प्रेजेंट वाला है, यानी कि आपकी फर्स्ट कंडीशनल है, फर्स्ट में तो लिखा जाता है, और ये आपका सेकंड कंडीशनल है, ठीक है। इफ आई बिकम प्रेसिडेंट आई विल हेल्प ऑल ऑफ देम, तो आप ये देख सकते हैं विल का यूज किया गया, यहाँ वुड का यूज किया गया क्योंकि पास्ट में है। इन दोनों में अंतर क्या है वो समझना होगा। चूंकि विल लगा रहा है तो मैं इसको कह सकता हूं कि मे बी वाली कंडीशन है, और हमने कहता है ये वाली आपकी इमेजिनरी कंडीशन है, इमेजिनरी है, या फिर हम कह सकते हैं ये आपकी हाइपोथेटिकल कंडीशन है। अब इन दोनों का अंतर क्या है वो समझ लो बस। कैसे, देखो, इफ आई बिकम प्रेसिडेंट आई विल हेल्प ऑल ऑफ देम, यदि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो मैं उन सबकी मदद करूंगा। कैंडिडेट इन एन इलेक्शन, अब मानो आप कैंडिडेट हैं इलेक्शन में और वोट मांग रहे हो, तो क्या कहोगे, यदि मैं बन गया ना तुम सबका जीवन सुधार दूंगा, इसका मतलब यू आर फाइटिंग इन इलेक्शन, द पार्ट ऑफ दैट रेस। लेकिन इफ आई बिकेम प्रेसिडेंट आई वुड हेल्प ऑल ऑफ देम, इसका मतलब मैं भी स्कूल में बैठा हूं या फिर मैं कोई भी हूं, मैं तो बस ऐसे ही पॉलिटिक्स की बात चल रही थी तो मुझे लगा यार अगर मुझे बना देते ना तो मैं पता नहीं क्या क्या बदल देता। ये इमेजिनेशन है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है। अंतर समझ आ रहा है? और देखो, इफ आई विन द रेस, इफ आई विन दिस रेस आई विल मेक माई कंट्री प्राउड, ये वो इंसान बोलेगा जो उस रेस में है। भाई आप कहीं पे गए, मतलब किसी स्पोर्ट्स में आपने पार्टिसिपेट कर रखा है तो आप वहां जीत सकते हो ना गोल्ड मेडल, तो आप कह रहे हो इफ आई विन दिस रेस आई विल मेक माई कंट्री प्राउड, मतलब फास्टेस्ट रनर इन द रेस ही कहना चाह रहा है। इफ आई वॉन द रेस आई वुड मेक माई कंट्री प्राउड, स्लोएस्ट रनर इन दिस रेस, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल है, इमेजिनेशन में, उसको पता है कि जीत तो सकते नहीं हो तुम, तो या तो ये ऐसा इंसान है जो जिसको पता है जीत नहीं सकता, या ये ऐसा इंसान है जो उसका पार्ट ही नहीं है, बस सोच रहा है बैठा हुआ कि मैं भी होता तो मैं ही कर देता। विल इट बी ऑल राइट इफ आई ब्रिंग अ फ्रेंड, ये डायरेक्ट क्वेश्चन की रिक्वेस्ट के लिए कहा जाता है कि इफ आई ब्रिंग अ फ्रेंड, यदि मैं बुला लूं तो क्या ये सही होगा। वुड इट बी राइट इफ आई ब्रॉट अ फ्रेंड, ये लेस डायरेक्ट और मोर पॉलाइट क्वेश्चन के लिए, भाई क्या यदि बुला लूं तो क्या ये ठीक होगा। तो जब आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हो, रिक्वेस्ट में पूछते हो, तो आप पास्ट कंडीशन का यूज करते हो, यानी कि आप कह सकते हो आप सेकंड कंडीशनल का यूज करते हो, और डायरेक्ट रिक्वेस्ट में आप फर्स्ट कंडीशनल का यूज करते हो। तो एक तो ये डिफरेंस होता है। और समझिए, देखिए, यूज ऑफ इन्वर्जन, कभी कभी कंडीशनल सेंटेंसेस में इन्वर्जन देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि इन्वर्जन क्या होता है, सेंटेंस को उल्टा लिखना है ना, या तो सेंटेंस को आप इफ से लिखो, देखो इफ यू हैड स्टोलन, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, और वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लिखा गया। तो इफ यू हैड स्टोलन मनी यू वुड हैव बीन पनिश्ड, यदि तुमने पैसा चुराया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। तो अगर आप कभी सेंटेंस में इफ ना लगाना चाहें तो आप सेंटेंस को हैड से भी शुरू कर सकते हैं, और ये इन्वर्जन है। तो हैड यू स्टोलन मनी यू वुड हैव बीन पनिश्ड, आप देखिए बाकी सब कुछ एज इट इज है, आपको सिर्फ और सिर्फ हैड को पहले रखना। ऐसे ही इफ आई वर अ लीडर, यदि मैं कहता हूं इफ आई वर अ लीडर आई वुड टेक एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म, तो आप इसका इन्वर्जन भी बना सकते हो, वर आई अ लीडर आई वुड टेक एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म, ठीक है। तो आप इसको इन्वर्जन में भी लिख सकते हैं। डोंट यूज टू कंडीशनल वर्ड्स इन अ सेंटेंस, कभी कभी क्या होता है हम बोल देते हैं ना, यदि मानो यदि ऐसा हो जाए, ठीक है, काश काश यदि वो मेरे पास यदि काश वो मेरे पास आ जाता, तो हम कभी कभी दो वर्ड बोल देते हैं। तो आपको समझना है कि आप कभी भी दो कंडीशनल वर्ड्स को एक सेंटेंस में नहीं लगा सकते। हम इंग्लिश में ज्यादातर देखते हैं सपोज इफ यू आर वर्किंग, तो सपोज और इफ दोनों कंडीशनल वर्ड है, या तो लिखो इफ यू आर वर्किंग विद अस या फिर लिखो सपोज यू आर वर्किंग विद अस, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी एक टेंस लिख सकते हैं, एक वर्ड यूज कर सकते हैं। Don't use not after unless and until because these are negative words. एक ये बेटा unless और until के बाद not नहीं लगाते, जो unless होता है ये कंडीशन की बात करता है, और until आपका टाइम की बात करता है, ठीक है। तो unless you do not play well they will not select you, तो unless you do not play well नहीं होगा, unless you play well होगा, they will not select you, ओके। आपने ऐसे लिख सकते हैं you cannot cross the red light until it does not turn
ग्रीन, ठीक है। तो इफ इट डज नॉट या टिल इट डज नॉट टर्न ग्रीन यू कैन नॉट क्रॉस द रेड लाइट। तो डज नॉट टर्न के प्लेस में आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे आप TURN टर्न्स ग्रीन, ठीक है। तो यू कैन नॉट क्रॉस द रेड लाइट अंटिल इट टर्न्स ग्रीन, ओके, ऐसे आप इसको लिखते हैं। क्लास में बहुत अच्छे अच्छे से कंडीशनल सेंटेंसेस को लेके, तो कुछ सेलेक्टेड कंडीशनल सेंटेंसेस आपके लिए। कंडीशनल सेंटेंसेस, इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके लिए होगा। बात करते हैं डिजिटल वेंचर्स क्या है। डिजिटल वेंचर्स के बारे में जब बात करें, इंडिया फर्स्ट पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है सेल्फ लर्नर्स के लिए, जहां आपको मिलता है AI स्टडी प्लानर, योर पर्सनलाइज्ड रोड मैप टू योर एग्जाम सक्सेस, पावर्ड बाई AI होगा। स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, जहां आपको मिलते हैं वीडियो कोर्सेज, डिटेल्ड प्रैक्टिस, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट मॉड्यूल, टारगेट ट्रैकिंग, ये सब आपको मिल जाता है। 30+ आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, 3400+ क्वालिटी क्वेश्चंस मिलते हैं, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक और सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट मिल जाते हैं, डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको मिल जाती है। ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है, आपकी जो भी क्वेरी है आप हमसे पूछ सकते हैं। बात करते हैं हैंड रिटन नोट्स को लेके। भाई टॉपर्स के लिखे हुए बड़े सुंदर सुंदर से हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाते हैं। कंप्लीट यूपीएससी CDS के नोट्स अवेलेबल है, OTE के नोट्स अवेलेबल हैं, और इंग्लिश GS या मैथ्स में पर्टिकुलर सब्जेक्ट के यदि चाहें वो भी अवेलेबल आपके लिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फुल लेंथ आपको मिल जाते हैं सब्जेक्ट वाइज, आपको क्विजेस मिलती हैं, PDFs मिलती हैं, करंट अफेयर्स, न्यूज अपडेट्स, वीकली मंथली MCQs और डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ये सब आपको मिल जाता है डिटेल वेंचर्स पे। वो भी शुरुआत होती है सिर्फ 99 रुपीज से। तो आपका टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। शुरुआत करते हैं अच्छे क्वेश्चंस को समझने की, और इन क्वेश्चंस को पहले आप सॉल्व करो, समझो कैसे ये बनते हैं। अगर नहीं समझ आता है, कोई आपको प्रॉब्लम होती है, तो पूरा मास्टर क्लास आपको कंडीशनल सेंटेंसेस की मिल जाएगी, जिसका लिंक इस क्लास के वीडियो सेक्शन में आपको मिलने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम, और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करते रहें। ओके, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। आई विल सबमिट द रिपोर्ट अनलेस इफ माई लैपटॉप क्रैशेस बिफोर द डेडलाइन। बताइए क्या आंसर होगा। आई विल सबमिट द रिपोर्ट अनलेस इफ माई लैपटॉप क्रैशेस बिफोर द डेडलाइन। चलो शुरू करें। हम देखते हैं कि हमारे पास कंजंक्शन होता है इफ, जिसे हम कंडीशनल कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसा आपने कहा इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि एक कंजंक्शन होता है अनलेस, जो कंडीशनल कंजंक्शन होता है। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। यदि किसी सेंटेंस को इफ नॉट से लिखा जाए तो आप उसे अनलेस से भी लिख सकते हैं। जैसे इफ यू डू नॉट play well, they will not select you. If you do not play well, they will not select you. आप सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसके प्लेस पे अनलेस लगाना है तो आपको लिखना होगा अनलेस यू प्ले वेल दे विल नॉट सेलेक्ट यू। ओके, तो हमें समझ आ गया कि इफ भी कंजंक्शन है, अनलेस भी कंजंक्शन है, और दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट है। प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि अनलेस को ए पार्ट में दिया गया और इफ को बी पार्ट में, यानी कि एक हटाना है तो कौन सा हटाएं। अब अगर मैं ए को हटा देता हूँ अनलेस को, तो बात समझ आती है आई विल सबमिट द रिपोर्ट इफ माई लैपटॉप क्रैशेस बिफोर द डेडलाइन। यदि मैं इफ को हटाता हूँ तो लिखता ये इफ माई लैपटॉप डज नॉट क्रैशेस। इसका मतलब यदि क्रैश नहीं होता है तो तब मैं सबमिट करूँगा। इसका मतलब क्रैश होने से पहले सबमिट करना होगा। तो करेक्ट आंसर ये हुआ, इसमें अनलेस नहीं आएगा। आपका आंसर जो होगा वो ए पार्ट में होगा। सीधा सा क्वेश्चन है, अनलेस नहीं होगा। इस क्वेश्चन की जो क्वालिटी थी वो ये थी कि इसमें दो कंजंक्शन एक साथ दिए गए थे। बस जल्दबाजी वाली बात है कि कुछ बच्चे बहुत फटाफट से एरर को हटाने की कोशिश करते हैं और वो कुछ भी लगा देते हैं। जैसे कुछ बच्चे मान लेते हैं कि हमेशा बाद वाला एरर ही निकालना होता है, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है, बाद वाला पहले वाला। सिर्फ आप ये समझो कि किस वर्ड के हटने से सेंटेंस करेक्ट होता है, किससे क्या इंपैक्ट पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है इफ ही स्टडीड हार्डर ही वुड हैव पास द एग्जाम इजीली। बताइए क्या आंसर होगा।
देखो समझने वाली बात यहाँ हमने लिखा है इफ ही स्टडीड हार्डर, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और जब हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं तो ये कौन सी कंडीशन बनाती है, ये बनाती है आपकी प्रेजेंट की इमेजिनरी कंडीशन, यानी कि प्रेजेंट कंडीशन की बात हो रही होती है। ठीक है, जैसे आपने कहा इफ आई, देखो मैं आपको बता दूं ऐसे सेंटेंस से, इफ आई बिकम अ लीडर आई विल हेल्प यू। दो सेंटेंस समझना, आपको क्लियर हो जाएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। इफ आई बिकेम अ लीडर आई वुड हेल्प यू। यहाँ ये अंतर है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इफ आई बिकम अ लीडर आई विल हेल्प यू, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि यदि मैं लीडर बन गया तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। प्रोबेबिलिटी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यदि मैं कहता हूँ इफ आई बिकेम अ लीडर, तो ये प्रेजेंट में इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, मतलब एक ऐसा इंसान जो रेस में है ही नहीं लड़ने की, और वो कह रहा है यदि मैं जीत गया ना तो मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है, दैट्स अबाउट प्रेजेंट, नॉट अबाउट पास्ट। तो इफ ही स्टडीड हार्डर ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम इजीली, यदि वो ढंग से पढ़ता तो वो एग्जाम को इजीली पास कर लेता। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो वुड हैव पास्ड, ये कब की कंडीशन है, पास्ट की, तो रिजल्ट भी तो पास्ट का रहा होगा, प्रेजेंट का नहीं रहा होगा। तो इफ ही हैड स्टडीड हार्ड विल बी द करेक्ट आंसर होगा। इफ ही हैड स्टडीड हार्डर ही वुड हैव पास द एग्जाम इजीली, तो ये पास्ट की बात करें वुड हैव पास्ड, तो जो रिजल्ट होगा, जो कंडीशन होगी वो उससे भी पहले होगी। तो इफ ही हैड स्टडीड हार्डर, यदि वो अच्छे से पढ़ लिया होता ही वुड हैव पास द एग्जाम इजीली। दोनों चीजें पास्ट में है, पास्ट की कंडीशन को फॉलो करती हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या होगा, इफ शी वुड हैव एक्सेप्टेड जॉब ऑफर इन दिल्ली 5 years ago शी वुड बी लीडिंग द कंपनीज इंटरनेशनल मार्केटिंग डिवीजन टुडे। बताओ क्या आंसर होगा, करिए। ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा बन जाता है। आसान इसलिए बन जाता है कि जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ का यूज करते हैं, ठीक है, तो इसके बाद हम ऐसे वुड का यूज नहीं करते, हम शुड का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये सब हमें समझ आ रहा है। तो अब बात आती है कि एरर निकालना तो आसान हो गया कि मैंने कह दिया आंसर किस पार्ट में होगा, ए पार्ट में होगा, वुड हैव नहीं आएगा। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ बना रहता है कि अगर वुड हैव नहीं आएगा तो क्या आएगा, भी कुछ तो आना चाहिए कि क्या इफ शी एक्सेप्टेड होगा। यदि मैंने यहाँ इफ शी एक्सेप्टेड लगा दिया तो मुझे पता चल रहा है कि 5 साल पहले, ये पास्ट की कंडीशन की बात कर रहे हैं, ये अब की बात नहीं कर रहा है प्रेजेंट की, ये पास्ट की कंडीशन की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, हम तो देख पा रहे हैं, वो देख पा रहे हैं वुड बी लीडिंग द कंपनीज इंटरनेशनल मार्केटिंग डिवीजन टुडे, यानी कि ये अब की बात कर रहा है। तो अगर कंडीशन पास्ट की कंडीशन हो और पास्ट का रिजल्ट हो तो पास्ट कंडीशनल बना, लेकिन जब पास्ट की कंडीशन है और रिजल्ट प्रेजेंट का हो तो इसको मिक्स्ड कंडीशन कहते हैं। तो ये कौन सी कंडीशन है बच्चों, ये मिक्स्ड कंडीशनल है, क्योंकि इसमें आप देख पा रहे हैं कि कंडीशन पास्ट में कहीं फुलफिल हुई है और रिजल्ट अभी का दिखाया जाए, वुड बी लीडिंग द कंपनीज इंटरनेशनल मार्केटिंग डिवीजन टुडे, और पास्ट की कंडीशंस को किससे लिखा था, हैड से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इफ शी हैड एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर इन दिल्ली 5 years ago, यदि 5 साल पहले जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया होता, ठीक है, तो शी वुड बी लीडिंग द कंपनीज इंटरनेशनल मार्केटिंग डिवीजन टुडे। ओके, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है, इफ आई वर फ्लुएंट इन फ्रेंच आई वुड इजीली हैंडल द क्लाइंट मीटिंग दैट टुक प्लेस लास्ट फ्राइडे विदाउट नीडिंग एन इंटरप्रीटर। बताओ क्या आंसर होगा। देखिए, एक सेंटेंस हम ऐसे लिखते हैं ना, इफ आई वर रिच आई वुड बाई अ कार। ठीक है, यदि मैं अमीर होता तो कार खरीद लेता। ठीक, ये पूरी तरीके से हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बेटा इमेजिनेशन की। सही है ना, इमेजिनेशन की हम बात करें कि इफ आई वर रिच आई वुड बाई अ कार। ठीक, ये बात समझ आई। ये इमेजिनेशन पास्ट की होती है, प्रेजेंट की, तो ये इमेजिनेशन होती है प्रेजेंट की। प्रेजेंट में तो इमेजिन करोगे, पास्ट में थोड़ी इमेजिन करोगे, पास्ट में तो कोई कंडीशन हो सकती है जो अनफुलफिल्ड हो।
लेकिन प्रेजेंट में आप इमेजिन कर सकते हो जो नहीं हुआ हो, ठीक है। तो समझते हैं। तो इफ आई वर फ्लुएंट इन फ्रेंच, यदि मैं फ्रेंच में फ्लुएंट होता, यहां से हमें समझ आ गया कि पूरी तरीके से इमेजिनेशन है प्रेजेंट की, ठीक है। तो मैंने सेंटेंस का आई वुड इजीली हैंडल द क्लाइंट मीटिंग दैट टुक प्लेस लास्ट फ्राइडे विदाउट मीटिंग एन इंटरप्रीटर, विदाउट नीडिंग एन इंटरप्रीटर। इससे मुझे समझ आ रहा है कि जो रिजल्ट है तो कहीं पास्ट में लिखा गया है ना। तो भाई अगर ये पास्ट में लिखा गया, अगर मानो कंडीशन भी प्रेजेंट की होती और उसका रिजल्ट भी प्रेजेंट का होता है, जैसे इफ आई वर रिच आई वुड बाई अ कार, यदि मैं अमीर होता तो मैं कार खरीद लेता, इसका मतलब अमीर हूं भी नहीं, कार भी नहीं खरीदी है, प्रेजेंट में बैठा बस सोच रहा हूं। लेकिन यहां मैं ये कह रहा हूं कि यदि मैं फ्लुएंट होता फ्रेंच में, ये तो इमेजिनेशन होगी पूरी तरीके से, ठीक है, मैं नहीं हूं, लेकिन मैं ये काम तो मिस करके आऊं ना, आई वुड इजीली हैंडल द क्लाइंट मीटिंग, मैं क्लाइंट मीटिंग को हैंडल नहीं कर पाया, तो इसका मतलब मैं कर सकता था। तो ये कंडीशन पास्ट की है, तो आपको लिखना होगा आई वुड हैव, आई वुड हैव इजीली हैंडल्ड, हैंडल्ड होगा, ठीक है, हैंडल्ड, ठीक। आई वुड हैव इजीली हैंडल्ड द क्लाइंट मीटिंग दैट टुक प्लेस लास्ट फ्राइडे, ये भी कौन सी कंडीशन होगी, ये भी मिक्स्ड कंडीशन होगी। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों को मिक्स्ड कंडीशन में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आपको भी मिक्स्ड कंडीशन में प्रॉब्लम है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा कंडीशनल क्लास का, आप उस क्लास को ज्वाइन करके कंडीशनल को पूरी तरीके से तैयार कर सकते हैं। और कंडीशनल सेंटेंसेस सारे एग्जाम्स में आते हैं, ये सब हम जानते हैं। तो चलिए एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने। इफ शी विल मिस द ट्रेन लास्ट नाइट, ट्रेन टुनाइट, और शी विल हैव टू स्पेंड द नाइट एट द स्टेशन। अब हिंदी की यदि बात की जाए तो हिंदी में जब सेंटेंसेस बोले जाती हैं तो दोनों सेंटेंस फ्यूचर में ही बोली जाती हैं। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं कि इफ यू विल कम टू मी, इफ यू विल कम टू मी, इफ यू विल कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। तो अगर मैं ऐसे बात करूं तो सेंटेंस ऐसे लिखा जाना चाहिए था, इफ यू विल कम टू मी आई विल हेल्प यू। लेकिन इंग्लिश में एक रूल है कि कंडीशनल सेंटेंसेस को कभी भी फ्यूचर में यदि लिखा जाए तो प्रेजेंट में लिखा जाता है। तो इफ यू विल कम नहीं आएगा, इफ यू कम टू मी होगा। और ये प्रेजेंट की सिचुएशन है, ठीक है, प्रोबेबल वाली सिचुएशन होती है जिसमें हम फर्स्ट कंडीशनल भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि चीजें ऐसे हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। अगर आप देखें तो ये प्रोबेबल है, ये कैसी है बेटा, प्रोबेबल है ना। या फिर आप कह सकते हो ये लाइकली कंडीशन है, मे बी और मे नॉट बी वाली कंडीशन है कि इफ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू, यदि तुम आओगे तो मैं मदद करूंगा। तुम मेरे पास आ भी सकते हो, नहीं भी आ सकते हो, ठीक है। सी, तो सेम यहाँ है, इफ शी विल मिस द लास्ट ट्रेन टुनाइट शी विल हैव टू स्पेंड द नाइट एट द स्टेशन। तो विल मिस नहीं होगा, मिसेज होगा, मिसेज होगा, बिकॉज शी कैसा है, सिंगुलर है। तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस और एस लगा दिया जाता है। तो इफ शी मिसेज द ट्रेन, मिसेज द ट्रेन टुनाइट, शी विल हैव टू स्पेंड द नाइट एट द स्टेशन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू विल मिक्स रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल every time you try। सेम देखिए, ये बेटा कैसे है, ये तो वैसे भी जीरो कंडीशनल है, ओके। ये कैसा है बेटा, ये तो जीरो कंडीशनल है। और जीरो कंडीशनल का मतलब है जो फैक्ट्स होते हैं प्रेजेंट में लिखे जाते हैं। यदि मैं यहाँ इस सेंटेंस को देखूँ तो मैं कह सकता हूँ ये तो फैक्ट्स ही तो लिखा गया, फैक्ट है ना। इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू, यदि आप रेड एंड ब्लू को मिलाते हैं, यू गेट पर्पल एवरी टाइम यू ट्राई, तुम्हें हमेशा पर्पल मिलता है, ठीक है। तो यहाँ यू विल मिक्स नहीं आएगा, इफ यू मिक्स होगा, इफ यू मिक्स होगा, ठीक है। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन और समझने की कोशिश करते हैं। अगर मानो हमें सेंटेंस ऐसे दे दे कि इफ यू बॉयल वाटर एट 100 डिग्री it will change
इनटू वेपर। अब ये कंडीशन समझते हैं, ठीक है, कि इफ यू बॉइल वाटर एट 100 डिग्री इट विल चेंज इनटू वेपर। इसको ब्रेक करना आसान रहा कि हमने इफ के बाद विल देख के भी इसको ब्रेक कर दिया। उस कंडीशन में क्या था उसके लिए जाने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि इफ यू बॉइल वाटर एट 100 डिग्री इट विल चेंज इनटू वेपर। इसको कैसे ब्रेक करें? अगर मैं कहता हूँ इफ यू बॉइल वाटर एट 100 डिग्री इट विल चेंज इनटू वेपर, तो ये क्या है? ये पूरी तरीके से एक फैक्ट है। और अगर ये फैक्ट है तो ये जो कंडीशन है ये भी 100% है, और जो रिजल्ट है ये भी तो 100% है। और जब कोई चीज़ें फैक्ट या रिजल्ट या कुछ भी 100% होता है यानी कि फैक्ट होता है, तो ऐसे केसेस में हम कभी भी फ्यूचर का यूज नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट का यूज करते हैं। अगर ऐसा है तो विल चेंज नहीं आएगा, करेक्ट आंसर होगा चेंजेस। क्या लिखेंगे कि इफ यू बॉइल वाटर एट 100 डिग्री इट चेंजेस इनटू वेपर। आप इस क्वेश्चन को ऐसे आसानी से करेक्ट कर सकते हो। तो याद रखना है कि दो कंडीशंस हैं, एक प्रेजेंट है और एक जीरो कंडीशनल है। प्रेजेंट कंडीशन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, उसमें इफ जो होगा वो प्रेजेंट में होगा और जो रिजल्ट होगा वो फ्यूचर में लिखा जाएगा। प्रोबेबिलिटी है, लाइकलीहुड है, मे बी और मे नॉट बी होगा। लेकिन जब हम जीरो कंडीशनल की बात करेंगे तो वहां सिर्फ फैक्ट्स लिखे जाते हैं, और जब फैक्ट्स लिखे जाते हैं तो कंडीशन भी और रिजल्ट भी दोनों को ही प्रेजेंट में लिखा जाता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। If they would have taken the warning seriously, they could have evacuated the village before the flood hit. देखो, इफ दे वुड हैव टेकन, कंडीशनल के साथ वुड हैव नहीं आता, इसको हटा देते हैं। तो इफ दे टेकन तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। या तो हम कह सकते हैं इफ दे टुक होगा, या फिर हम कहेंगे कौन सा होगा, या फिर हम कह सकते हैं इसका आंसर होगा हैड टेकन। अब अगर ये दोनों ऑप्शन मुझे दे दिए जाएं तो मैं कौन सा मार्क करूं? ये डिपेंड करता है कि इसकी कंडीशन कैसे, जो रिजल्ट है वो कैसे लिखा गया है। इफ दे had taken या took the warning seriously they could have evacuated, उन्होंने गांव को खाली कर लिया होता। इसका मतलब ये कोई इमेजिनेशन नहीं है प्रेजेंट की, ये पास्ट की कंडीशन है जो हो सकती थी लेकिन हुई नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि करेक्ट आंसर हैड टेकन होगा, टुक आंसर नहीं हो सकता। इफ दे हैड टेकन द वार्निंग सीरियसली दे कुड हैव इवैक्यूएटेड द विलेज बिफोर द फ्लड हिट। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। If I had remembered to charge my phone last night, I wouldn't miss the interview call this morning. अगर मैं यहाँ देख पा रहा हूँ तो इफ के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, ठीक है। रूल के हिसाब से वुड आना चाहिए, हैव आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। ये तो हो गया रटने वाली बात कि कंडीशनल में हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आना चाहिए। क्या ऐसा है या फिर हम रिमेंबर्ड कर दे, ठीक है, दोनों को समझ लेते हैं। भाई अगर मैं यहाँ रिमेंबर्ड कर देता हूँ तो ये इमेजिनरी कंडीशन बन जाएगी। इमेजिनरी कंडीशन का मतलब है मैं सपना देख रहा हूँ, तो मैं सपने देखने की बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक ऐसी कंडीशन की बात कर रहा हूँ जो पास्ट में हो सकती थी लेकिन फुलफिल्ड हुई नहीं। अगर ऐसा है कि रियल कंडीशन हो सकती थी हुई नहीं है तो इसको पास्ट परफेक्ट के साथ ही लिखा जाएगा। इसका मतलब इफ आई हैड रिमेंबर टू चार्ज माई फोन, ये इमेजिनेशन नहीं है, इट्स अ कंडीशन जो हुई नहीं है, फुलफिल्ड नहीं हुई लास्ट नाइट। आई वुड मिस नहीं होगा, वुड नॉट आई वुड नॉट हैव मिस्ड होगा, वुड प्लस हैव एंड थर्ड फॉर्म द वर्ब। सो आई वुड नॉट हैव मिस्ड द इंटरव्यू कॉल दिस मॉर्निंग। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है इफ द पायलट रिएक्टेड फास्टर द इमरजेंसी लैंडिंग वुड हैव बीन स्मूदर एंड लेस फ्राइटनिंग फॉर द पैसेंजर्स। If the pilot reacted faster, the emergency landing would have been smoother and less frightening for the passengers. अब वही क्वेश्चन आता है कि ये इमेजिनरी कंडीशन है, जैसे मैं सपना देख रहा हूँ इफ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर आई वुड हेल्प यू, यदि मैं बन गया तो तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। इसका मतलब ये कंडीशन है जो पास्ट की है, ठीक है, कंडीशन है ना जो हो नहीं पाई, हो सकता था ऐसा कर देता पहले। तो इफ द पायलट हैड रिएक्टेड फास्टर,
यदि पायलट ने जल्दी ही रिएक्ट किया होता, फास्टर रिएक्ट किया होता, द इमरजेंसी लैंडिंग वुड हैव बीन स्मूदर, तो इमरजेंसी लैंडिंग जो स्मूदर हो सकती थी लेकिन हुई नहीं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, एंड लेस फ्राइटनिंग हो सकती थी जो नहीं हुई फॉर द पैसेंजर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स में आते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको हर जगह देखने के लिए मिलता है, तो आप इसका मास्टर क्लास देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लास देख सकते हैं, जो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। बाद में आपको सजेशन में भी वो क्लास दिखाई देगी, तो आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। उस क्लास से आपके कंडीशनल के जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो जीरो कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल है, सेकंड है, थर्ड है, या फिर वो मिक्स्ड कंडीशनल ही क्यों ना हो, सब के सब क्लियर हो जाएंगे। तो बात करते हैं, इफ वी हैडंट मिस्ड द ट्रेन वी विल हैव रीच द वेडिंग वेन्यू ऑन टाइम एंड सीन द सेरेमनी। अब बात आती है कि सेंटेंस में क्या करना होगा। इफ वी हैडंट मिस्ड द ट्रेन, यदि हमने ट्रेन मिस नहीं की होती, ये मैं देख पा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं पास्ट की कंडीशन है, और अगर ये पास्ट की कंडीशन है तो इसका रिजल्ट भी किसका होगा भाई, इसका रिजल्ट प्रेजेंट का कब होगा, जब अभी की बात कर रहे हो, या फिर पास्ट का ही होगा। तो वेडिंग वेन्यू ऑन टाइम, तो वेडिंग वेन्यू भी तभी मिस किया होगा ना, तो विल नहीं आएगा, करेक्ट आंसर वुड होगा। भाई जब पास्ट में ट्रेन मिस करी तो वेडिंग वेन्यू भी तो तभी का होगा। तो इफ वी हैडंट मिस द ट्रेन वी वुड हैव रीच्ड द वेडिंग वेन्यू ऑन टाइम एंड सीन द सेरेमनी। ओके, तो ये था बच्चों आज का आपका सेंटेंस सेशन, जहां हमने कंडीशनल सेंटेंसेस के सेलेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया है। एक बार फिर मैं याद दिला रहा हूं कि जिनको कंडीशनल की कॉन्सेप्ट क्लास पढ़नी है, मास्टर क्लास पढ़नी है, उसका लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है, तो आप वहां से उस लिंक को क्लिक करके पूरी मास्टर क्लास को पढ़ सकते हैं। तो भाई बाकी ये है आपका अपना डिजिटल वेंचर्स। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम, और वीडियोस को लाइक जरूर करते रहें, शेयर करते रहें, और हमारे साथ जुड़े रहें हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। और ये है आपके लिए हेल्पलाइन नंबर, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं, और वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। हम बड़ी खुशी होगी तुमको मदद करके। तो मिलते हैं आपसे एक ऐसी बेहतरीन सी क्लास में नेक्स्ट टाइम। Till then, take care. Bye bye. Jai Hind.